देखेंगे बेटा। और हो सकता है सेशन एक ही लें, है ना, मेरी हेल्थ कुछ खास ठीक नहीं है आज। कंटिन्यू करते हैं, जितना सेशन हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद विमान स्थान शुरू करेंगे। सॉरी। देखोगे, चलो। तो चरक सूत्र 30, अर्थेदश महामूल्य अध्याय। तो फर्स्ट सवाल यही आता है कि महत या अर्थ, ये किसके रेफरेंस में यूज हुए हैं। अगर श्लोक नंबर 3 आप बुक्स में देखोगे अपनी, तो वहाँ एक श्लोक है, अर्थे दश महामूला, समासक्ता महाफला, महच्चा अर्थश्चा हृदयम पर्यायर उच्यते बुधे, ऐसा करके। कि महत और अर्थ, ये दोनों जो है पर्याय हैं किसके, हृदय के। तो इसको भी याद रखना, सवाल आ चुका है। तो महत और अर्थ हृदय के पर्याय हैं। फिर कह रहे हैं षडंग अंगम विज्ञानम इंद्रियाणाम अर्थ पंचकम, ऐसा करके श्लोक है। तो आपको ये याद रखना है कि शरीर में कितने अंग हैं। ठीक है, अंग 6 हैं। और इनसे जो लगे हुए बाकी, कह लो आप ऑर्गन है ना। मॉडर्न में तो अंग ही कह देते हैं सबको। तो बाकी जो इनसे कनेक्टेड है उनको बोला जाता है प्रत्यंग। ठीक है, तो ये 6 अंग है मेनली। नेक्स्ट देखिए, आत्मा चा सा गुणस गुणश्च चिंत्यम च हृदय संश्रितम। कह रहे सब कुछ हृदय के आश्रित होता है। आत्मा हो, गुण हो, चेतना हो, जो भी कुछ है हृदय में आश्रित है। अब इसमें एक और बात समझ लोगे कि आपसे एक सवाल एग्जाम में पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर कि इनमें से परफेक्ट आंसर कौन सा है। 4 लाइनें दी। उसमें एक में दिया था कि हृदय जो है वो आत्मा का स्थान है, मन का स्थान है, सत्वर स्तंभ का स्थान है, ऐसा करके ऑप्शन था। ठीक है, ऊपर के पहला ऑप्शन रख दिया, मान लो कि हृदय आत्मा का स्थान है। दूसरा रख दिया कि हृदय जो है वो मन का स्थान है। तीसरा लिख दिया हृदय चेतना मन दोनों का स्थान है। तीसरा लिख दिया हृदय चेतना मन इंद्रियां, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन जोड़ दिए, इन सब का स्थान है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो फोर्थ वाला था, कि हृदय सभी का उनका स्थान है इन चीजों का, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी वो आप जानते ही हो। आचार्य भेल के अनुसार मन का स्थान कहाँ है। सिर और तालू के मध्य। ठीक है, तालू के तालु के मध्य। सिर और शिरस तालू तालवा। के मध्य। ठीक है बेटा, आगे चले। हृदय की तुलना आगार कर्णिका से की गई, यानी मशाल जो होती है कह लो, उससे तुलना की गई है। कि जैसे उसको लेके चलोगे बड़ी सावधानी से चलोगे, उसी तरह हृदय आपके साथ है, तो ये हमेशा समझना है कि इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, तो भेल यहाँ गलती से हृदय लिख दिया है, मन का स्थान शिरस्तालवा अंतर्गतम। शारंगधर उनका श्लोक लिखा है, हृदय चेतना स्थानम ओजो आश्रय मतम। हृदय चेतना का स्थान है और ओज का आश्रय है। स्पेशली ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट रख के पूछ लेते हैं किसने कहा है। ठीक है, तो ओज वाली बात जो आई है हृदय के साथ, ये शारंगधर का श्लोक है। ठीक, सलमान। सलमान नहीं है आज, नहीं है। शिवाली, किस आचार्य ने ओज को 8वीं धातु माना है। शिवाली, यस सर। किस आचार्य ने ओज को 8वीं धातु माना है। चलो और कोई बोलो। चक्रपाणी। चक्रपाणी। चक्र ठीक है बेटा, चक्रपाणी, पिछली क्लास में बात हुई थी। नेक्स्ट है सुश्रुत हृदय चेतना स्थानम उक्तम, सुश्रुत ही नाम, तो सुश्रुत का नाम ही आता है श्लोक के अंदर। समझ ही आ जाना चाहिए, हृदय चेतना का स्थान है। तच्चा हृदय विशेषण चेतना स्थानम, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि विशेष वाला जो श्लोक है वो भी सुश्रुत का है हृदय के रेफरेंस में। ठीक है, विशेष वाला जो श्लोक है, तो ये भी सुश्रुत का है। तो विशेष वाला हो चाहे जिसमें नाम हो सुश्रुत का, दोनों श्लोक ही सुश्रुत के हैं। चरक ने हृदय आघात से मृत्यु होना बताया, नॉर्मल बात है, कुछ याद करने जैसा नहीं। स्पर्श विज्ञान और धारी, कह रहे हैं सब हृदय के आश्रित हैं। मतलब स्पर्श ज्ञान होना, ज्ञान होना ही अपने आप में। और धारी किसका पर्याय है, जानते हो आप, बोलो। शरीर का। आयु का। आयु। आयु। आयु का पर्याय है धारी। तो मतलब ये सब हृदय के ऊपर आश्रित है। प्लस पर ओज का स्थान है। तो ओज का पर अपर डिवीजन देखा था हम लोगों ने, अनंत। किस दोष को कहा गया कि जब वो अपनी सामान्य अवस्था में होता है तो ओज की तरह काम करता है। कफ। 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 और ऋतु कितना प्रमाण होता है कफ का। 6 अंजलि। 6 अंजलि। ठीक है, आगे देखें। चरक, तो हृदयाघात से मृत्यु। स्पर्श विज्ञानधारी हृदय के आश्रित हैं, पर ओज का स्थान भी हृदय होता है। ओजो आश्रित भूता नाम जीवनम,
हमारा जीवन ओज के आश्रित है। ओज का वहन किससे होता है? कह रहे हैं हृदय में रहता है ओज। या फिर एक कह लो कि अपर ओज है जो बॉडी में मूव करता है, कि वो मूव किसकी सहायता से करता है? तो ओज का वहन 10 धमनियां हैं जो हृदय से निकलती हैं वो करती हैं, उनको महामूला नाम से कहा गया। तो ऐसा भी पूछ सकता है कभी कि महामूला से क्या समझते हो। ठीक है, तो हृदय से निकलने वाली वो धमनियां जो ओज का वहन कर रही हैं उनके लिए महामूला शब्द आया है। गर्भ के सार रूप में रहने वाला ओज ही है। ठीक है, मतलब गर्भ है एक, कह लो बालक है, बहुत अर्ली फेज है उसकी लाइफ की। तो उस समय कह रहे हैं और कुछ नहीं होता है, ओज ही होता है। बाद में उसी से बाकी उसका धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना। फिर बॉडी सेल्स बनती हैं, टिश्यू बनते हैं, वो सारी बातें। तो गर्भ के सार रूप में रहने वाला ओज होता है। आगे देखेंगे कुछ वन लाइनर्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। श्लोक नंबर 12 है आपकी बुक्स में कि धमन्या धमनिया, कि जो धमन करें उन्हें धमनी कहते हैं। श्रवणात श्रोतासी, जिनमें श्रवण हो उन्हें श्रोतस कहते हैं। और शरणात सिरा, जिनमें शरण हो उन्हें सिरा कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है, शरण होने में और श्रवण होने में। ठीक है, श्राव तो होता है कोई चीज रीस के जैसे आती है बहुत कम कम मात्रा में, अगर ऐसा देखो तो। और शरण होता है कि बहुत सारा कुछ बहता हुआ चला जा रहा है, तो वो शरण होना होता है। तो इसीलिए हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि ये जो श्रोतस होता है, इनको ना तो आपको धमनी समझना चाहिए ना सिरा समझना चाहिए, उनके फंक्शन अलग हैं। ठीक है, ऐसा आगे के श्लोक में मिलेगा। तो खैर, धमन्या धमनिया श्रवणात् श्रोतासी सिरा शरणात् सिरा। आचार्य भेल ने रस या रक्त संवहन का उल्लेख किया है। हृदय रसो निसरति तस्माद् इति च सर्वशा सिराभि हृदयम तस्मात् तत् प्रभा सिरा। तो देख लेंगे, कुछ खास नहीं है। कह रहे हृदय से रस निकलता है, उसके बाद पूरे शरीर में आगे जाता है, रस निकलने वाली सिराएं होती हैं, तो वो उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो बेल का श्लोक है ये। आपसे कभी पूछ ले पहली लाइन रखी किसकी है, तो आप जानते ही हो कि रस शरण का उल्लेख भेल ने किया है, तो आपको आंसर लगाना है, बस ये पहली लाइन देख लेना, हृदय रसो निसरती वाली। चरक हृदय की रक्षा, परिहार्य विशेषण मनसो दुखेतवा, कि विशेष रूप से दुख जिससे होता हो उस बात से इस हृदय की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है आयुर्वेदविद किसको कहते हैं? श्लोक नंबर 16 आपकी बुक्स के अंदर। जो तंत्र को वाक्यशः, वाक्य अर्थशः और अर्थ अवयवशः जानता हो, तीनों शब्दों को याद रखना। वाक्यशः, वाक्य अर्थशः और अर्थ अवयवशः, मतलब जैसा लिखा है वैसा पढ़ ले। ठीक है, उसका अर्थ भी निकाल ले उसके बाद, और उसके बाद अर्थ को जानने के बाद दूसरे को समझा दे, है ना, अपने तरीके से थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने उदाहरण लगा के दूसरों को बताने की सामर्थ्य पाले, तो वो है आयुर्वेद वेद कह रहे हैं। यही लिखा है चरक शारीर एक में कुल 23 प्रश्न पूछे गए थे, चरक शारीर दो में 36, ये बात कहीं ना कहीं हो गई होगी पहले भी। और चरक सूत्र 13 स्नेह अध्याय के अंदर 25 प्रश्न पूछे गए थे, तो ये याद रखना। आगे अर्थ लिखा है कि वाक्यशः, तो आर्ष तंत्रों को जो यथारूप में पढ़ता है। वाक्य अर्थशः, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन इनकी सहायता से कोई समझ ले उसको। और अर्थ अवयवशः, स्वयं समझकर अन्य को भी समझा सके। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पांचों आपको याद ही है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, क्या बोलते हैं इनको? पंचव्य वाक्य। पंचव्य किसने वाक्य। किसने दिए हैं? न्याय ने न्याय परार्थमान के न्याय लिए। न्यायाधीश। परार्थ अच्छी अनुमान बात के है। लिए। ठीक है ना, तो याद रखना। आगे चलें, आयु के पर्याय में यहाँ पर चेतनानुवृत्ति, ये आपको एक पर्याय मिलता है चरक सूत्र एक से हटके, वहां नित्यक एक पर्याय आपको ध्यान आ रहा होगा। तो नित्यक पर्याय यहाँ नहीं लिखा इनके श्लोक में कह रहे हैं, और बाकी पर्याय हैं। कौन कौन से पर्याय हैं, कोई बोलेगा? धारी जीवितम। धारी जीवितम धारी नित्यम। जीवितम धारी नित्यक जीवितम नित्यक अनुबंध। अनुबंध। अच्छा, अनुबंध। अच्छी बात है ना। तो वो जो पर्याय है उनमें से सिर्फ नित्यक यहाँ नहीं लिखा हुआ है, चेतनानुवृत्ति लिखा हुआ है। यानी कि चेतना है और लगातार बनी रहती है, लगातार चेतना बना रहना मतलब वो जीवन है, लाइफ चल रही है। तद आयुर्वेद यतीत्य आयुर्वेदा, कि जहाँ आयुर्वेद का डिस्क्रिप्शन है वो आयुर्वेद है, ये परिभाषा है एक आयुर्वेद की, है ना। वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं और मजबूरी होती है श्लोक लिखना, तो वो याद कर सकते हैं, आप में से तो कोई ऐसा है नहीं अभी। और आगे देख लो, यतश्च आयुष्याणि अन आयुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदयत्यतो अप्येत्य आयुर्वेदा। अगेन, कि जहाँ पर जो आयु के लिए अच्छा है, जो आयु के लिए अच्छा नहीं है, उन सब द्रव्यों के बारे में, गुणों के बारे में, कर्मों के बारे में बताया जाए,
उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो ये आयुर्वेद की दोनों परिभाषाएं हैं, एक नजर डाल लेना। नेक्स्ट, स्वभाव, उपरम, मरण, अनित्यता और निरोध, ये सब पर्याय हैं। और आप जानते हो कि उपरम होने में कारण क्या होता है, बोलो। स्वभाव या निरपेक्ष निरपेक्ष कोई भी कारण। स्वभाव ठीक है बेटा, तो स्वभाव कारण है। हो या निरपेक्ष कारण या कोई कारण नहीं होता, जो भी कहना चाहो, सारे आंसर ठीक है आपके। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मातृस्य विकार प्रशमनम च, देख लेंगे। और तंत्र का प्रयोजन सूत्र एक में बताया गया है, वो क्या है? धातु साम्य धातु चौथा। साम्य धातु साम्य ठीक है, क्रिया धातु चौथा सम। तंत्र से और चिकित्सक का क्या कर्तव्य है? करेक्ट, कोई एक बच्चा बोला बस, वही है, धातुओं को सम करना। वो श्लोक भूल गए, या भी क्रिया भी जानते, शरीर धातु समा, स चिकित्सा विकाराणाम। आगे का बोलो, इसके बाद क्या है? कर्म तद भिषजाम मतम। ठीक कर्म है, कर्म तद भिषजाम स्मृतम। ठीक है, तो वही भीषक का कर्तव्य है। तो याद रखना, कभी कोई सवाल इस तरह बना ले। तो खैर, तंत्र का प्रयोजन सूत्र एक में बताया गया है, इसका रेफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। और आयुर्वेद का प्रयोजन जो है यहाँ बताया गया है सूत्र 30 के अंदर। बाकी डिस्कशन हो चुका होगा कि देखो, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, ये हमारा पहला प्रयोजन है कि जो स्वस्थ है उसको ठीक रखा जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हेल्थ वेलनेस सेंटर आजकल जो उसका मेन पर्पस है वो यही है कि जो लोग हेल्दी हैं उनको हेल्दी रखा जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि भाई क्या क्या आपको लाइफ स्टाइल के हिसाब से रोग हो सकते हैं, तो ऐसा कर लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रयोजन आता है आतुर का विकार दूर करना। और यही बात जब हम वाइवा की करते हैं तो चिकित्सा स्थान में आ जाती है कि चिकित्सा स्थान में शुरुआत में हम देखेंगे तो दो चैप्टर जो है, पहले और दूसरा चैप्टर, वो क्या है क्रमशः? रसायन और वाजीकरण। ठीक है, उसके बाद फिर रोग शुरू होते हैं। रोगों में भी पहले ज्वर है, देखो इस पे लोग सवाल करते हैं, मैं इसलिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि अगर हम बात करें तो शुरुआत में रोग नहीं है वहां। तो कौन सा चैप्टर है? रसायन और वाजीकरण। इनडायरेक्टली देखा जाए दोनों चीजें ओज को बढ़ाने वाली हैं, और ओज को हम लोग इम्यूनिटी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि पहले उसको लिखा गया जिस पे ज्यादा फोकस है। तो हमारा पहला प्रयोजन यही है कि स्वस्थ को स्वस्थ रखा जाए। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर दी जाए। तो इसीलिए वहां शुरुआत में रसायन वाजीकरण है, ना कि चिकित्सा सीधे। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है, अच्छा फिर उन्होंने चिकित्सा शुरू की तो ज्वर से क्यों शुरू की? इतना बड़ा रोग तो नहीं है ज्वर। तो बेटा, ज्वर को जो समझा जाता है मेनली वो अग्निमांद्य से होने वाला एक विकार समझा जाता है। ठीक है, अग्निमांद्य जनित विकार है। और आयुर्वेद में अग्नि का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो बेस है सारे रोगों का, और सभी रोगों में जनरली ज्वर एक लक्षण की तरह आता ही आता है, ज्यादातर। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंस का रोग हो जाता है। तो इसीलिए जब शुरू हुई चिकित्सा की बात तो ज्वर से हुई, तीसरा चैप्टर जो है। तो याद रखना, कोई सवाल कभी बना ले तो। आगे देखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र नित्य है, शाश्वत, अनादि, स्वभाव संसिद्ध होने के कारण, शब्दों को देख लोगे तो रटना ही है सीधा। शाश्वत है, अनादि है, और स्वभाव से भी सिद्ध है ये बात कि भाई चला ही आ रहा है। आप लोग जानते हो कि आयुर्वेद को सबसे पहले किसने कहा था? ब्रह्म। ब्रह्मा ब्रह्मा ने ने स्मरण स्मरण किया था। किया था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले है व्यक्ति जो आयुर्वेद से जुड़े हैं, उन्होंने भी स्मरण किया था, ऐसे इसको लाए थे। ठीक, अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? तो कह रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग पर्पज से आयुर्वेद पढ़ना बताया गया है। जैसे ब्राह्मण है तो कह रहे हैं उसको क्यों पढ़ना है? कि अनुग्रह की दृष्टि से। ठीक, क्षत्रिय को रक्षा, जो भी रक्षा करनी है उसको, इसलिए इसको पढ़ना है। और वैश्य को वृत्ति, अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है, तो सबको बता दिया पढ़ने को। कह रहे हैं शूद्र भी कुल गुण संपन्न है, तो उसको भी पढ़ने को कहा गया है। तो उसको भी फिर तय करना है क्या करना है लाइफ में। तो अथवा तीनों को धर्म अर्थ काम की प्राप्ति करें, तो देख लेंगे। एक भीषक को दूसरे भीषक से पूछने योग्य प्रश्न। तो कितने प्रश्न है एक भीषक को दूसरे से जो पूछने चाहिए? कह रहे हैं 8 प्रश्न पूछने हैं एक भीषक को दूसरे भीषक से। याद रखना, इस पे सवाल आता है। एक चिकित्सक को दूसरे से कितने प्रश्न करने हैं? तो 8 प्रश्न करने हैं। वो 8 प्रश्न कौन से नीचे लिखे हुए हैं, जनरली उन पे सवाल नहीं होता, नंबर पे ही होता है, मगर आप देख लोगे। तंत्र तंत्रार्थ, स्थान स्थानार्थ, अध्याय अध्यायार्थ, प्रश्न प्रश्नार्थ। समझ गए कि तंत्र पूछ लिया कि भाई तुम किस तंत्र के ज्ञाता हो, अच्छा बताओ उसके बारे में। तुमने कहा कि मैं तो शल्य जानता हूँ, तो ठीक है, अच्छा शल्य के सवाल चलो कुछ हो जाए। तुम जानते भी हो शल्य का मतलब क्या है, वो उस तरह की बात है। फिर कौन से स्थान में क्या लिखा है, जैसे सवाल पूछ लेते हैं हमारे यहाँ नहीं, कि इसका उल्लेख मान लो, अरिष्ट का उल्लेख कहाँ पर आया है चरक संहिता में, तो कह रहे हैं उससे ज्ञान पता कर लो। फिर अध्याय मैं आपसे कहता ही हूँ। अब जैसे अभी पूछ लेता हूँ एक सवाल, तो अंशुल
यस चरक सर। चिकित्सा 9 कौन सा अध्याय है? उन्माद। उन्माद। रवि, यस सर। चिकित्सा प्रभृति अध्याय किस चतुष्क में आता है? जी सर। 16वां अध्याय और कल्पना चतुष्क। बहुत अच्छे। ठीक है ना? तो देखो इससे पता चल जाता है ना, कि स्थान स्थानार्थ अध्याय अध्यायार्थ अध्याय भी हमने मालूम कर लिया। चलो ठीक है। और इसी तरह प्रश्न प्रश्नार्थ, प्रश्न पूछा उसका अर्थ पूछ लिया, जो चीजें उसमें आई। ठीक है। तो खैर ये 8 प्रश्न है, आपको नंबर याद रखना है। एक चिकित्सक को दूसरे से कितने प्रश्न पूछने हैं? 8। या कितने प्रश्नों से परीक्षा करनी है? तो 8 प्रश्नों से। आगे फिर आयुर्वेद के कुछ पर्याय लिखे हुए हैं, एक जरा नजर डाल लोगे इन पे, याद कर लेना, देख लेंगे। शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र। इन सबका एक ही मतलब है, आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण और तंत्र। लक्षण जो है ये रूप और मेढ दोनों का पर्याय है। लक्षण रूप और मेढ दोनों का पर्याय है। नेक्स्ट देखेंगे तंत्रार्थ। तंत्रार्थ 10 है। अब चीजें रटोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। श्लोक नंबर 32 है, इसमें आपको समझने का ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तंत्र का अर्थ अपने लक्षणों द्वारा बता दिया गया है। यह तंत्रार्थ प्रकरणों के अनुसार पुनः विचार किया जाए तो फिर शरीर वृत्ति हेतु व्याधि कर्म काल कार्य कर्ता कारण विधि। तो ऐसा कह रहे हैं 10 होते हैं प्रकरण। ठीक है ना? तो आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, उसमें सीधा नंबर याद रखो। तंत्रार्थ 10 है, सीधा नंबर। सवाल आ चुका है अभी गाइड में किसी। नेक्स्ट है स्थानार्थ। स्थानार्थ सुए सुए स्थान यथा स्वयं च स्थानार्थम उपदेक्ष्यते। तो अपने अपने स्थान के विषयों का अपने अपने स्थान में उपदेश किया जाना ही स्थानार्थ कहलाता है। यानी जो बात जहां कहनी चाहिए, कि चिकित्सा की बात है, वो चिकित्सा में ही कहो। आप सूत्र स्थान देखोगे, मैंने कहा है पूरी चिकित्सा की बात ही नहीं होती वहां, है ना? सिर्फ बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं आयुर्वेद के वो दिए गए हैं। हम पढ़ते हैं कि चरक संहिता ग्रंथ किससे संबंधित है, तो क्या आंसर लगाते हैं हम? काय चिकित्सा काय। चिकित्सा से। और एक शब्द सिस्टम। और उसके पहले। मौलिक सर सिद्धांत। फंडामेंटल हाँ प्रिंसिपल्स। हाँ, वही उसको हिंदी में मौलिक सिद्धांत। ठीक है ना? तो शुरुआत में क्या सब मौलिक सिद्धांत है, सूत्र स्थान तो पूरा वही है लगभग, है ना? तो याद रखोगे तो वही चीज है कि जो चीज जहां कहनी है उसको वही कहते हैं। आचार्य भी ध्यान रखते हैं। आगे चलेंगे। लिखा है उत्तर बस्ती, ये सिद्धि स्थान का अंतिम अध्याय है, तो बस पता कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में लास्ट में ये भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान है। आप देखना चाहो तो बुक में देख सकते हो। एक साथ ही सारे चैप्टर्स के नाम मिल जाएंगे आपको, सारे स्थानों के, जिसको याद करने हो। तो उत्तर बस्ती सिद्धि जो है ये सिद्धि स्थान का अंतिम अध्याय है। और जाहिर सी बात है सिद्धि स्थान चरक संहिता का भी अंतिम स्थान होता है, तो ये चरक संहिता का भी अंतिम अध्याय है, तो याद रखोगे। नेक्स्ट है तंत्राणाम तंत्रम स्थानम अर्थ प्रतिष्ठाया। बने रहोगे बेटा, एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे तंत्राणाम तंत्रम, यानी कह रहे हैं कि तंत्रण करने से उसको तंत्र कहा जाता है। ठीक है। तंत्रण मतलब इसका मतलब दे रखा है ना, नियमन करना कंट्रोल करना। ठीक है। और स्थानम अर्थ प्रतिष्ठाया, तो इसमें लिखना है कि विषयों को उचित स्थान पर जहां रखा जाता है उसे स्थान कहते हैं। ये स्थानम अर्थ प्रतिष्ठाया। देख लेना बस, ये वन लाइनर है, इनको याद ही कर लेना सीधे, आप चक्कर मत पड़ो हिंदी में क्या लिखा है।
तंत्राणाम तंत्रम और स्थानम अर्थ प्रतिष्ठाया। नेक्स्ट एक शब्द आया पाल्लविक वैद्य। ये कौन होते हैं? मैंने कहानी सुनाई होगी पहले भी, कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, और अभी मुझे कल परसों एक और पता चला है। पता है उससे क्या हुआ कि जो पहले कहानी थी वही थी, गांव में अक्सर सुना होगा आपने कि वो नाभ गिर जाती है, गांव में ऐसा बोलते हैं, है ना, कि नाभि को बोलते हैं, वो गिर जाती है, मतलब ऐसा कि पेट चल गया, अजीब सी कुछ टर्म्स होती है। तो वो कहीं इलाज कराने जाता होगा। हमारे गांव का एक शराबी था, तो वो सब लोगों का इलाज करने लगा वहां, जो सीख के आया ना, खुद का ठीक नहीं हुआ, लेकिन औरों का वही इलाज करने लगा। तो अच्छे खासे पैसे वैसे कमाने लगा और खूब शराब पीने लगा, अब मरने वाला है शायद। और ऐसे ही एक और था हमारे यहाँ, वो उसको दर्द हुआ बैक में, तो वो अपना कहीं इलाज कराने गया, उन्होंने कुछ पट्टियां वगैरह बांधी उसको, है ना, उन्होंने घर के लिए बोल दिया कि इन चीज़ों से पट्टी कर लेना आप। तो वो दूसरों को बताता है, तो मुझे पता चला है कि वो उसके पास हरियाणा, बिहार, यहाँ यहाँ तक के लोग आ रहे हैं, पूरा परिवार दवाइयाँ बनाता रहता है पूरे दिन, है ना। तो ये क्या चीज़ होती है कि कोई एक चीज़ पता चल गई आपको, कहीं से आपने कुछ सीख लिया, है ना, धोखे से पता चल गई आपको, तो वो एक चीज़ को जान के फिर चिकित्सा करने लगे और सफलता मिल जाए उसमें उनको, तो उनको बोला जाता है पाल्लविक वैद्य। यानी शास्त्र के एक भाग को जान लिया। इनको एक देशिक भी कहा जाता है, कि सिर्फ एक देश से परिचित है, थोड़ा सा हिस्सा देख लिया शास्त्र का उन्होंने। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, नंबर ही याद रखोगे, अगेन इनका भी आपसे पूछेगा कि एक देशिक या पाल्लविक वैद्य कितने बताए गए, तो 6 बताए गए, नंबर याद रखेंगे। कुछ टर्म्स ना कुछ आचार्यों के साथ ही जुड़ी हुई हैं, जैसे सुश्रुत में आप देखोगे, यहाँ पे शब्द आया पाल्लविक वैद्य, ठीक है, तो वहां पर शब्द आते हैं, एक बोला गया है, तस्कर। हाँ बेटा तस्कर, करेक्ट, तस्कर वृत्ति, वैद्य की तस्कर वृत्ति, ठीक है। तो वो जैसे जिन चिकित्सकों को अच्छा नहीं समझते हैं, डायरेक्टली कह लो चांडाल के समान कहा गया, तो ये उपमाएं सुश्रुत की दी हुई हैं। खैर, तो 6 ही श्रेष्ठ हैं और 6 ही पाल्लविक वैद्य हैं। दोनों के नंबर याद रखोगे, पाल्लविक पूछे तो भी 6, और श्रेष्ठ पूछे तो भी 6। इदम एव उदारार्थम अज्ञाना अज्ञाना नाम चा न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रणष्टा नाम यथावा मंडलम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उदार अर्थ है जिसका, ऐसा यह शास्त्र नहीं जाने हुए विषयों को भी प्रकाशित करता है, जिस प्रकार सूर्यमंडल अंधकार को दूर कर देता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने शास्त्र को अच्छे से पढ़ लिया, तो कई बार ऐसी कंडीशन आएंगी कि आप शायद नहीं जानते होगे कि ये कौन सा रोग है ना, लेकिन आप क्योंकि आपके बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए हैं, आप जानते हो ये वात है, पित्त है, कफ है, ये 5 महाभूत है, ठीक है, तो आप उसके आधार पर चिकित्सा करोगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो जिन विषयों को आप नहीं भी जानते हो, उनमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। कह रहे हैं जिस तरह से जब सूर्य निकलता है तो अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह आपका अंधकार भी दूर हो जाएगा। नेक्स्ट भेल का एक श्लोक लिखा है, हृदय प्राणस्य चक्र स्थिता विमाने कर्णिका यथा मर्म अभिघात तेना ते ना सहते हृदय ना तो, कि हृदय रूपी चक्र में प्राण उसी तरह रहते हैं जैसे विमान में कर्णिका रहती है। जैसे किसी सवारी के ऊपर एक छोटा सा कण आपने रख दिया, तुनका रख दिया, कि थोड़ा झटका लगा वो उड़ जाएगा, गिर जाएगा, उसी तरह से अपने हृदय की रक्षा करनी है। अगेन भेल का श्लोक है, हृदय के रेफरेंस में देख लेना थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो ये सूत्र स्थान आपका कंप्लीट हो जाता है। टेस्ट आपके मैं 2 3 4 और लूंगा अभी, सूत्र स्थान के इस बार मैंने सोचा है, एक हो गया, ठीक है, अभी और भी टेस्ट लेंगे, ठीक है। आंसर की मैं आज दे दूंगा, अभी भी किसी ने सबमिट नहीं किया और दे देना, 1 2 बच्चे टेस्ट लेके सबमिट नहीं करते, गंदी बात है। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, निदान स्थान, जल्दी से ओपन कर लोगे। निदान स्थान टाइप होके मेरे पास आ गया बेटा, उसमें गलतियां बहुत हैं, कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा वैसा ही, लेकिन अभी गलतियां हैं उसके अंदर काफी सारे। टाइप तो सारे होके आ गए मेरे पास, पर मैंने अभी चेक नहीं कर पाया हूं अपनी साइड से, तो कुछ गलतियां हैं टाइप वाले में भी। जल्दी से ओपन कर लो। अब ये भेज तो दिया है उसने, लेकिन मैं आपको ये दे दूंगा, प्रोबेबली कल परसों मैं आपको दे दूंगा मैं करेक्ट करके, ठीक है, टाइम लगेगा तो टाइप वाला पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है।
चलो फिलहाल यहीं देखते हैं। ओपन कर लिए सबने नोट्स अपने, करें शुरू। ठीक है बेटा, देखोगे तो चरक निदान स्थान अगेन, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो ये ध्यान रखोगे, मेरी कोशिश होती है पहले चैप्टर के साथ ही और बहुत सारी जरूरी चीजें जो हैं उनको जोड़ दिया जाए। ठीक है, एक तो पहला चैप्टर वैसे ही जरूरी होता है क्योंकि सबसे पहले लिखा है आचार्यों ने, पता है ना कॉन्सेप्ट, ये डिस्कशन हो चुका होगा। आचार्य जो चीज पहले लिखते हैं वो जरूरी होती है, ठीक। तो उस सिद्धांत से भी जरूरी है कि पहला चैप्टर है। दूसरी बात है कि मैंने भी जोड़ दी फिर उसमें और चीजें, तो और जरूरी हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ना पहले चैप्टर को, आगे चीजें आसान होंगी और इतना जरूरी भी नहीं होंगी। दूसरी बात है कि देखो निदान की ज्यादातर चीजें जो है ना वो चिकित्सा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली पढ़ोगे इसको यहाँ तो इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो मैं चीजें बार बार उम्मीद करूंगा कि आप रिकॉल कर पाओगे, मैं बार बार पूछूंगा आपसे। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, टेस्ट यहाँ नहीं लेंगे इसका, इसको सिर्फ हम पढ़ेंगे अभी निदान स्थान को, टेस्ट इसका बाद में लेंगे चिकित्सा के साथ ही ऐड करके। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको अच्छे से है तो ध्यान से देखोगे। प्लस बहुत ज्यादा मेहनत मत करना, मतलब इससे ज्यादा मेहनत चिकित्सा में करनी है। इसको बस एक सेंस रखना है कि हमने क्या पढ़ा था और पहले चैप्टर में क्या है खासकर। देखते हैं चलो। तो चरक निदान स्थान चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है जोर निदान। सबसे पहले ये निदान पंचक जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ इंट्रोडक्शन है। तो निदान, निदान क्या है? जिसकी वजह से रोग होता है, ठीक। उसके पर्याय लिखे हुए हैं, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। एक एक पर्याय आपको रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे आयतन नहीं पता बाकी सारे याद हैं, नहीं, सारे याद होने चाहिए। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय, समुत्थान। जब मैं पूछूं एक फ्लो में सारे ही बोलने हैं आपको। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय, समुत्थान। फिर यहाँ निदान कई तरह से बता रखे हैं, आपको ऐसा नहीं नंबरों में याद नहीं करना है, वो चीज आपको सूत्र 1 से ही याद रखनी है। मैंने आपको बताया है सुख दुख के कितने निदान है, बोलो। तीन। चार। 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 चार चार। ना? जब सुख दुख कह रहा हूँ तो 4। दुख के कितने निदान है या रोग के? दुख के तीन, सुख का एक। तीन। तीन। सुख का क्लियर? एक। जिनको नहीं पता बेटा, सुख के 3, माफ करें, दुख के 3 सुख का 1, ठीक है, टोटल 4 हो गए। तो वही नंबर याद रखने हैं, यहाँ अलग अलग तरीके से नंबर बताऊंगा, इसको रटोगे नहीं, सिर्फ यहाँ समझोगे। तो निदान 3 प्रकार के भी बताए गए, कौन कौन से? आसात्म इंद्रिय, अर्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध, परिणाम, जो हम पढ़ते हैं अक्सर। फिर कह रहे हैं निदान 4 भी होते हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। ठीक है, सन्निकृष्ट बहुत पास का निदान, विप्रकृष्ट बहुत दूर का निदान, व्यभिचारी निदान, और एक है प्रधानिक। प्रधानिक ऐसा जो तुरंत ही असर दिखा दे अपना, और एक होता है बेटा व्यभिचारी। ये बहुत जरूरी है, इसके सामने लिख लोगे व्यभिचारी निदान तो लिखो, लिखो दुर्बल निदान, जो रोग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। दुर्बल निदान जो रोग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। इस पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और एक सवाल यहीं से मॉडर्न का बनता है कि ये जो रोग उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है किसी वायरस की, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है विरुलेंस। लिख लोगे, स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने। ठीक है ना, आगे देखिए। तो निदान 4 हो गए, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक, ठीक। बेटा मतलब आपको आने चाहिए, अभी समझ लेना कि जब वाइवा वगैरह होते हैं, मैं कई बार आपको बोलता नहीं हूं अगर मुझे लगता है चीजें आसान है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं जानते हो कोई चीज, जैसे प्रधानिक वर्ड है मान लो, ऐसी चीजों को लोग वाइवा कर लेते हैं कि प्रधानिक निदान से क्या समझते हो, क्या होता है। आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, तो ले लिया करो, ठीक है। तो प्रधानिक मैंने कहा जो तुरंत ही असर दिखा दे, मान लो जैसे विष हो गया एक बार को, कि तुरंत असर दिखा देगा, है ना, उस तरह की चीजें। फिर 3 निदान और बताए गए, दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। तो क्या मतलब है? दोष हेतु कि मान लो दोष को बढ़ा दे फिर रोग उत्पन्न कर दे। एक है व्याधि हेतु, डायरेक्ट व्याधि को कर दे कि जमाल घोटा पिलाया किसी को डायरिया हो गया, ठीक है, वो दोषों की बात नहीं है, वो सीधा असर है मेडिसिन का। और तीसरा है उभय हेतु कि दोनों चीजों को बढ़ा दे, उन दोषों को भी बढ़ा दे और उस व्याधि को भी बढ़ा दे। तो निदान 3 तरह के। दो निदान भी बताए गए, उत्पादक और व्यंजक। एक तो वो जो व्याधि को उत्पन्न कर दे,
और दूसरे व्यंजक के मतलब उत्पन्न हो रही थी मान लो उसको और तेजी से करवा दें उस काम को। ठीक है, उत्प्रेरक जिनको बोल देते हैं एक तरीके से। रोगों के द्विविध भेद, तो रोग राजसिक हैं तामसिक हैं। तीन भेद भी हैं, आग्नेय सौम्य वायव्य। इनडायरेक्टली अगर देखो, आग्नेय यानी पित्त की वजह से होने वाले, सौम्य यानी कफ की वजह से होने वाले, और वायव्य यानी वायु की वजह से होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्याधि के पर्याय। पहले देखे हेतु के पर्याय आपने, ठीक, अब है व्याधि के पर्याय। तत्र व्याधिर आमयो, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग। ठीक है, तो ये सब जो पर्याय हैं, ठीक है, तो ये सब पर्याय हैं, देख लेंगे। व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग। ठीक, नेक्स्ट देखो आचार्य वाग्भट। वाग्भट ने तीन पर्याय और दिए इसके अलावा, पापमा, दुख और आबाद। स्पेशली याद रखोगे, पापमा, दुख और आबाद। पापमा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप कर्म ही होते हैं हम जो करते हैं जिसकी वजह से रोग हो जाते हैं हमें। ठीक है, कुछ तो रोग के बारे में आया है कि पाप कर्म करने होते हैं, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर दुख, तो देखोगे तो कई जगह तो परिभाषा ही ऐसे आई है, दुख और रोग को एक ही कहा गया है ना, कि तीन तरह के दुख होते हैं। याद आ रहा है, किसने पढ़ा होगा आचार्य सुश्रुत के अनुसार? दुख कितने हैं? तीन है। तीन दुख व्याधि साथ। व्याधि सात। तीन साथ ठीक है ना, साथ। तो उस तरह भी समझ सकते हो जिन्होंने पढ़ा होगा। तीसरा वर्ड यहाँ देख पा रहे हो, आबाद। तो आबाद का मतलब है जहां बाधाएं लग जाएं। ठीक है, आपको बहुत सारे पथ्य पथ्य बता दिए जाए कि भाई ये नहीं करना, ये करना है। तो ये तीन पर्याय वाग्भट के हैं, याद रखना, नंबर भी याद रखना कि वाग्भट के तीन पर्याय हैं अतिरिक्त इनके, ये वाले। निदान, पूर्व रूप, लिंग, यानी कि रूप, कोई रूप का पर्याय होता है, उपशय और संप्राप्ति। सिंपल समझना है तो वो बता देता हूँ एक बार। निदान का मतलब बेटा जिससे रोग उत्पन्न हो। पूर्व रूप क्या है कि मेन डिजीज होने के पहले कुछ लक्षण आने लगते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि माइग्रेन के पहले व्यक्ति कहते हैं कि थोड़ा अनईजीनेस फील हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है। तो वो चीज कह लो आप, वो है पूर्व रूप। तीसरा है लिंग। लिंग मतलब लक्षण, तो व्याधि के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको बोलते हैं लिंग हम लोग। फिर आता है उपशय। उपशय का मतलब होता है कि आपको डिजीज हुई है, मान लो कि आजकल जैसे क्या चल रहा है, अभी सर्दी बुखार जुकाम चल रहा है ना, तो मैं भी अभी ब्रेक लूंगा, तुरंत जाके गर्म पानी पीऊंगा। तो जो आपको पता है कि व्याधि में लाभ पहुंचाता है आपके लिए, उसको बोलते हैं उपशय। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है, जुकाम खांसी हुई है तो गर्म पानी पीना है, तो वो उपशय हो गया। और लास्ट आती है बेटा संप्राप्ति। संप्राप्ति में सब कुछ आ जाता है कि रोग कैसे शुरू हुआ, निदान क्या था, फिर किस तरह आगे बढ़ा, किन किन धातुओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो सारी बातें वो आ जाती हैं संप्राप्ति के अंदर। क्लियर? तो निदान, पूर्व रूप, रूप या लिंग, उपशय और संप्राप्ति। फिर देख लो कारण बता दिए, और तीन कारण लिखे हैं रोग के रेफरेंस में, कि रोग का एक समवायी कारण है, वो क्या है? दोष। बिना दोषों के रोग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर है असमवायी कारण, तो वह दोष दुष्य समूर्छना, वो आप तोड़ भी सकते हो। ठीक है, दोष और दुष्य का मिलना, तो असमवाय कारण दोष दुष्य का मिलना। और निमित्त, किसके निमित्त होता है ये? तो मिथ्या आहार विहार की वजह से दोष बढ़ते हैं, फिर जाके दुष्यों से मिल जाते हैं। ठीक है, तो तीनों शब्द याद रखने इसी तरह। समवाय कारण है दोष, असमवाय कारण दोष दुष्य समूर्छना, और निमित्त कारण मिथ्या आहार विहार। यही मुझे बता दोगे आकांक्षा, बेटा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का कहा गया? 6। बहुत अच्छे बेटा। आगे देखिए, जिनको नहीं ध्यान आया हो तो चैप्टर नंबर 11 में जाके देख लेना। 11 में है। जी सर। चलो, भास्कर उदय और मृत्युंजय संहिता, ये गंगाधर के हैं, याद रखेंगे। गंगाधर को आग्नेय आयुर्वेद भी कहा जाता है। ठीक है, सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, चरक संहिता को इन्होंने कहा है, सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। ठीक, चलो देख लो इसको, आप एक ब्रेक लेते हैं। और मुझे ठीक लग रहा है अभी क्लास लेते हुए, फील नहीं हो रहा कि बीमार था मैं। तो कंटिन्यू करेंगे सेशन, एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट का और कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, 10 मिनट के बाद वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।